Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's topic we are going to discuss chirality. ठीक है जी, हम लोगों ने पढ़ना है आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, और हम कहते हैं कि मोस्टली आपके पास जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं दे गिव राइज टू दी ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस कायरलिटी से क्या मुराद है आपके पास केमिस्ट्री में। तो कायरल सेंटर या कायरलिटी के लिए आपने ये 3 प्रॉपर्टीज का होना आपके लिए जरूरी है। ठीक है जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्सटेंस को या मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि ये कायरल है, इसमें कायरलिटी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मिरर इमेज है इन दोनों को आपस में क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है आपके पास कि जो मिरर इमेज होता है ऑब्जेक्ट का उसकी और जो ऑब्जेक्ट है दोनों की जो सिमिलैरिटी है, दोनों का जो आइडेंटिकल होना है वो आपके पास खत्म हो जाता है। ठीक है जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमने कहा कायरलिटी का मतलब ये है कि जो आपका मिरर इमेज होगा ऑब्जेक्ट का दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल टू दी ऑब्जेक्ट। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब नॉट आइडेंटिकल। ठीक है जी, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास कायरल ऑब्जेक्ट्स की या कायरल मॉलिक्यूल्स की कि दे डू नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एसिमेट्रिक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है आपके पास, डेफिनेशन देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री की, अ प्लेन which divides an object into two symmetrical halves is said to be plane of symmetry। ठीक है जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन का मतलब क्या है, वो एक्स एक्सेस, वो वाई एक्सेस, वो जी एक्सेस हो सकता है आपके पास। ठीक है जी, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं आपके पास कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई एक एक्सेस ड्रॉ करते हैं और उसको डिवाइड कर दें हम लोग, तो एज अ रिजल्ट वो ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल इक्वल, इक्वल मतलब सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, वो सिमेट्रिक है, उस ऑब्जेक्ट के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। लेकिन कायरल ऑब्जेक्ट्स के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। कायरल ऑब्जेक्ट्स में ये एसिमेट्री, वो जो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं होता। एग्जांपल देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए, ये ह्यूमन बॉडी है आपके पास, ओके। ह्यूमन बॉडी को देखो, अगर मैं ऐसे वर्टिकली एक्सेस ड्रॉ कर रही हूँ प्लेन और इसको डिवाइड करूं मैं आपके पास, तो मेरे पास देखो बिल्कुल आइडेंटिकल हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो रही है, बिल्कुल सिमिलर हाफ्स में। इसका मतलब इस ह्यूमन बॉडी के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसी तरह इस हेड को देखो, अगर मैं वर्टिकली डिवाइड कर रही हूँ तो इसका मतलब इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है, जिसका मतलब इट हैज आल्सो अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर ये वाली एक्सेस, ये वाली लाइन में अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रॉ करूं तो मेरे पास दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह मैं ह्यूमन बॉडी को अगर ये वाली लाइन में अपना प्लेन आपके पास एक्सेस को हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं तो मेरे पास क्या होगा, अब इस बॉडी के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है जी, मतलब क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हो, एज अ रिजल्ट वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होता है, इक्वल हाफ्स में, तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। लेकिन कायरल ऑब्जेक्ट्स के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कायरलिटी आपके पास ज्यादातर आपको उन मॉलिक्यूल्स में नजर आती है अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर एलिमेंट क्या है जी, कार्बन। तो आपके पास अगर आपने एक मॉलिक्यूल को कहना है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, कि ये कायरल है आपके पास, तो आपके पास एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम का होना जरूरी है। और एसिमेट्रिक का दूसरा नाम क्या है जी, कायरल। तो दैट्स व्हाई कायरल, एसिमेट्रिक, और आगे एक और वर्ड आप पढ़ोगे डायसिमेट्रिक। ये तीनों वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं, ये तीनों वर्ड्स आप लोग कायरलिटी प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हो। ठीक है जी,
आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम कौन सा होता है। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि जो कायरलिटी है या कायरल सेंटर है आपके पास, इसके लिए कौन सी 3 प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। पहली, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सेकेंड, ये डू नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कि ये एसिमेट्रिक है। और तीसरा, इनके पास एक अदद एसिमेट्रिक कार्बन एटम का होना जरूरी है। फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन को पढ़ा कि व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री और कैसे आप कहते हो कि इक्वल हाफ्स में कोई ऑब्जेक्ट डिवाइड होता है। अब वो आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं आपके पास कि आपके पास जो पर्सनस हैंड या ग्लव्स होते हैं दे लैक प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसका मतलब ये हुआ ना, अभी आपने पढ़ा मॉलिक्यूल्स, कायरल मॉलिक्यूल्स के पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इसका मतलब कि जो पर्सन हैंड और ग्लव्स हैं, ये किसकी एग्जांपल है, ये कायरल ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आपने कहा कायरल ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होने का मतलब क्या, कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो वो सिमेट्रिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता। इसी तरह पर्सन हैंड और ग्लव्स, ये दोनों के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप ग्लव है उसको अगर आप लोग डिवाइड करते हो, वर्टिकली में डिवाइड उस ग्लव को करूं तो देखो एक साइड पे थंब आएगा, एक साइड पे फिंगर्स आएंगी, इक्वली डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं ग्लव को हॉरिजॉन्टल वे में डिवाइड करूं तो तब भी आपके पास क्या होगा, कि आपके पास ऊपर फिंगर्स आएंगी, नीचे आपका हैंड पोर्शन आएगा। इट मीन्स कि ग्लव्स एंड पर्सन's हैंड lack the plane of symmetry. That's why they lie in the category of chiral object. एग्जाम्पल देखिए, ये आपको देखो डिटेल समझा रहा है पूरी आपके पास कि हम लोगों ने कहा, पहले तो हमने कायरलिटी के लिए 3 पॉइंट पढ़ लिए, फिर हमने इसकी एग्जाम्पल भी पढ़ ली कि हैंड या ग्लव को हम लाई कर सकते हैं इन दी एग्जाम्पल ऑफ कायरल ऑब्जेक्ट। फिर वो आपको ये कह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बेसिस पर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक कायरल, दूसरा अकायरल। अगर ऑब्जेक्ट के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एब्सेंट है, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा जी, कायरल और डाइसिमेट्रिक, एक से ज्यादा उसकी सिमेट्री है। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो करता है, उसके पास सिमेट्री मौजूद है, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं अकायरल कहूंगी। ये जो क्लासिफिकेशन है कायरल की और अकायरल की, इट इज दी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपके पास वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपके पास वो एग्जांपल आपको समझा रहा है कि आपके पास, हमारे पास हम लोगों ने कहा कि जो मिरर इमेज है लेफ्ट हैंड की, ठीक है जी, उसको हम लोगों ने पहले तो हैंड को हमने लाई करवा दिया इन द कैटेगरी ऑफ कायरल ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसको देखूं, एक्सप्लेनेशन देखूं, तो कैसे मैं कहती हूँ कि मेरा जो हैंड है ये लाई करता है इन द कैटेगरी ऑफ कायरल ऑब्जेक्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन है, पहली बात, जब मैं देखो ये लेफ्ट हैंड है ना, इसका जब मैंने इसको मिरर इमेज देखा, इसको शीशे के सामने रखे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये आपके राइट हैंड की तरह लगेगा। ठीक है जी, अब मुझे चेक करना है कि मेरा हैंड कायरल ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो कैसे चेक करूंगी, फर्स्ट पॉइंट, द मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल टू द ऑब्जेक्ट। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब कि अगर मैं इसको, ये देखो ये मिरर इमेज है ना, अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखूं तो ये मेरे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। ठीक है जी, देखो अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर लाई करूं तो मेरे पास क्या होगा, ये वाला जो मेरे पास थंब है ये इधर आएगा, इस साइड पे, यहाँ थंब की पोजीशन होगी। इसके ऊपर जब मैं इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूंगी, इसके ऊपर इसके साथ अटैच करने की कोशिश करूंगी, दैट्स मीन कायरल हुआ ना, कि दिस मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट हैंड इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। पहला पॉइंट, ये कायरल है, इसलिए कायरल है क्योंकि इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है। दूसरा पॉइंट, कायरल के लिए दूसरा पॉइंट क्या था, कि आपके पास द प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट होती है। तो देखिए जी, अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूं, इस तरह से डिवाइड करूं, तो मेरे पास एक साइड पे थंब, एक साइड पे फिंगर आ रही है, इक्वल सिमेट्रिकल हाफ्स नहीं आ रहे। इसी तरह अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल डिवाइड करूं, हॉरिजॉन्टली प्लेन ड्रॉ करूं, एक्सेस ड्रॉ करूं, तब भी देखें जी
ऊपर फिंगर्स आ रही है, नीचे मेरे पास ये पोर्शन आ रहा है, इसका मतलब कि ये मेरे पास कायरल ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। और थर्ड, क्योंकि इसमें कार्बन एटम मौजूद नहीं है तो उसको मैं देखूंगी नहीं, उस कार्बन एटम को मैं उस वाली कंपाउंड या सब्सटेंसेस में देखूंगी जो ऑर्गेनिक होंगे, जिसमें कार्बन मौजूद होगा। इसको फर्दर जब मैं आने वाली एग्जांपल्स में पढ़ाऊंगी आपको, तो वहां पे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड आपका क्यों कायरल की एग्जांपल में आता है? ये कायरल क्यों है? क्योंकि आपने कहा इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और दूसरा इट डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी, इट लैक द प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट्स व्हाई देखिए जी पर्सनस हैंड और ग्लव्स लैक प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो, जो आपके पास दाएं हाथ का ग्लव होता है वो आपके पास आपके बाएं हाथ पे नहीं आता, और बाएं हाथ वाला दाएं हाथ पे नहीं आता। इसी तरह राइट शूज आपका लेफ्ट में नहीं और लेफ्ट राइट में नहीं आता। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन सुपर इम्पोसिबल। ठीक है जी, ओके। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा कि वाई हम लोग कह रहे हैं आपके पास कि जो डायसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, डायसिमेट्रिक मतलब कायरल ऑब्जेक्ट, उसको क्यों इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन है इसकी आपके पास। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल आपको दे रहे हैं। ये देखिए, ये दरमियान में कार्बन है आपके पास, और उन्होंने देखो ये एग्जांपल दिया, तो ये भी इसका जो मिरर इमेज है आपके पास देखिए नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है जी, ये देखो ये वाला एंगल यहाँ पे लाई कर रहा है, तो वहां जाके वो एंगल चेंज हो गया। अब अगर मैं इसको उठा के वापस इसके ऊपर रखूंगी तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, एक जैसा नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, जस्ट लाइक आपका जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की इमेज होती है। लेफ्ट हैंड आपको शीशे में राइट की तरह नजर आता है, और राइट आपको शीशे में लेफ्ट हैंड की तरह नजर आता है। ठीक है जी, तो अभी आपने पढ़ा कायरलिटी के 3 पॉइंट्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने कायरल और ए कायरल ऑब्जेक्ट्स को आपने डिफाइन किया। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? नेक्स्ट आपके पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स की वो एग्जांपल्स आपको दे रहा है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स कायरल हैं, कौन से ए कायरल हैं। तो ये देखिए जी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगेन उसने उसको समराइज किया हुआ है। जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो कायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक मतलब कायरल सेंटर। ठीक है जी। सेकेंड, they does not have plane of symmetry। ठीक है जी। और तीसरा कि they had not superimposable on their mirror images। यही पॉइंट हमने पढ़े हैं ना पहले भी। तो ये आपके पास है पॉइंट्स फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी कायरल। ये आपके पास सारी एग्जांपल्स किसकी हैं जी? कायरल ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। तो आप देखिए, आप इन सब ऑब्जेक्ट्स में इन तीनों पॉइंट्स को अप्लाई करें तो आपको इसमें इसका आंसर मिलेगा कि क्यों हम इन्हें कायरल कहते हैं। ये जो शूज है आपके पास, ये आपके पास क्या है कि आपके पास राइट वाला लेफ्ट में नहीं आएगा, लेफ्ट वाला राइट में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट सुपर इम्पोसिबल। इसी तरह जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ आपके पास, तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होते। ठीक है जी, ये देखिए आपका हैंड है ना, इसको जब मैं यहाँ से देखो डिवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, इक्वल हाफ में नहीं हो रहा। इसी तरह इसका जब मैं मिरर इमेज देखूंगी तो वो भी क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोसिबल टू दिस हैंड। ठीक है जी, तो ये ऊपर वाली एग्जांपल्स आपके पास किसकी हैं? कायरल ऑब्जेक्ट्स की, और ये नीचे वाली आपके पास ए कायरल ऑब्जेक्ट्स की। तो ए कायरल मॉलिक्यूल्स क्या थे? दे हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, दे आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने डिफरेंस राइट करना है बिटवीन दी ए कायरल एंड कायरल मॉलिक्यूल्स। पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, एग्जांपल्स राइट करनी है, और डायग्रामेटिकली भी इसको शो कर दो, तो दैट्स इट ओके। ठीक है जी, ये देखें, ये आपके पास हैंड है ना, इसका मिरर इमेज, इसको उठा के वापस जब मैं इसके ऊपर रखूंगी तो देखिए ये वाला थंब मेरा इधर आएगा, इस फिंगर की जगह। दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होंगे। सुपर इम्पोज होने का मतलब ये होता है कि आप उसको वापस इसके ऊपर रखो, दोनों को मिलाओ तो वो एक ही लगे आपको, एक जैसे हैं। ठीक है, एक कायरल ऑब्जेक्ट्स को देखें जी, तो अगेन ये देखो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये चेयर देखिए आपके पास, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ से किसी भी एक्सेस से, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगी आपके पास।
और इसका इमेज देखें बिल्कुल एग्जैक्टली सुपर इम्पोजिबल है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास एक कायरल की, और ये सारी अबव एग्जांपल्स आपके पास कायरल ऑब्जेक्ट्स की हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो कायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स तो हमने पढ़ लिए। कौन कौन से वाले? एक हमने पढ़ा प्लेन ऑफ सिमेट्री, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि आपके पास जो कायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, आपके पास उनमें आपके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है। तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा था कि दे शुड हैव एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन, और एसिमेट्रिक कार्बन का दूसरा नाम क्या था? कायरल कार्बन। अब पढ़ते हैं जी कायरल कार्बन से क्या मुराद है। A carbon atom which is bonded to 4 different groups is called as asymmetric carbon atom. अगर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कहना है कि ये कायरल है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो सेंट्रल कार्बन एटम होगा इट शुड बी बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है जी, इतना तो हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो जो 4 बॉन्ड बना रहा होगा उन चारों पे आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स का लगा होना जरूरी है, तभी मैं उस सेंट्रल कार्बन को कहूंगी कि ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। और ये मॉलिक्यूल क्या है जी? ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है। देखें डिफरेंट ग्रुप है ना, ये इथाइल है, ये क्या है? प्रोपाइल है, ये ब्रोमीन है, ये मिथाइल है, चारों की नेचर डिफरेंट है। इसी तरह ये कार्बन एसिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये COOH है, ये CH2OH है, ये OH है, ये H है, सबकी नेचर डिफरेंट है। तो व्हाट इज द कायरल कार्बन और द एसिमेट्रिक कार्बन? अ कार्बन एटम bonded to 4 different groups is called as asymmetric carbon atom. Very important definition. ठीक है जी, और वही बात आ गई कि हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास इसको हम लोग डायसिमेट्रिक का नाम भी दे रहे थे आपके पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं आपके पास कि हम लोगों ने ये कहा कि एसिमेट्रिक, ए का मतलब क्या होता है आपके पास लैटिन में? विदाउट सिमेट्री। ठीक है जी, तो आप लोग देखो ये एसिमेट्रिक कार्बन है ना, देखिए जी ये कार्बन क्या है? एसिमेट्रिक मतलब कायरल है, तो ए का मतलब विदाउट, सिमेट्री मतलब विदाउट सिमेट्री, इसमें सिमेट्री एब्सेंट है। और वैसे भी देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे लैक द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी, तो इस तरह से हम कहते हैं कि आपके पास जो थर्ड प्रॉपर्टी थी कायरलिटी की वो ये थी कि एटलीस्ट वन कार्बन शुड बी कायरल, एटलीस्ट वन कार्बन शुड बी बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। और इसी कायरल मॉलिक्यूल को दूसरा नाम हम डायसिमेट्रिक का भी देते हैं। एसिमेट्रिक तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें सिमेट्री एब्सेंट है, और डायसिमेट्रिक इसलिए कह रहे हैं कि एक से ज्यादा सिमेट्री होती है। ठीक है जी, अगर जैसे ए कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल्स क्या है जी? एसिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिक मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। इसी तरह इसको हम डायसिमेट्रिक भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जबकि जो ए कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके पास क्या है जी? ए कायरल मॉलिक्यूल्स, उनमें देखिए हमने कहा था ए कायरल मॉलिक्यूल्स हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, उनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और ए कायरल मॉलिक्यूल्स को हम लोग सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है जी, तो आप इसका जब डिफरेंस राइट करोगे तो आपको सारे पॉइंट्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट्स में आप लोग कायरल एंड ए कायरल के डिफरेंसेस को राइट जब करोगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? नेक्स्ट आपके पास है ऑप्टिकल एक्टिविटी। हमने कहा आपके पास कि आपके पास क्या है कि आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फिर हमने कहा था आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आता है। और ऑप्टिकल के लिए हमने कहा था कि जितना हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्टली हम कहते हैं जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं
वो ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। ठीक है जी, तो आप पहले हम लोगों ने कायरलिटी को देखा, फिर हमने कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल्स को देखा, फिर हमने कायरल कार्बन को देखा, कायरल सेंटर को देखा कि कायरल सेंटर से क्या मुराद है। फिर हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है जी, क्योंकि हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है ना, तो उससे पहले ये सारी टर्म्स हम लोग रीड आउट कर रहे हैं। ओके, हमने कहा ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है आपके पास। पहले डेफिनेशन देख लें ऑप्टिकल एक्टिविटी की, ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास। ठीक है जी, कि द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा आप लोग खुद इसको राइट कर लीजिएगा। डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स टू रोटेट द प्लेन ऑफ polarized light is called as optical activity and the compounds are said to be optically active। ठीक है जी, अब वो ये कह रहा है आपको कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि वो क्या करते हैं आपके पास, वो लाइट को रोटेट करते हैं आपके पास। ठीक है जी, कैसे रोटेट करते हैं वो आपको ये बता रहा है कि देखिए जी, जो ऑर्डिनरी आपके पास बल्ब है, ठीक है जी, उसमें से जो लाइट आ रही है, वैसे तो लाइट आपके पास क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें आपके पास। ठीक है जी, तो हमने कहा जो लाइट है आपके पास, उसकी जो वेव्स आपके पास आ रही हैं, दे कैन ट्रेवल इन डिफरेंट प्लेन्स। प्लेन्स मतलब एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई जी एक्सेस। लेकिन जब हम उस लाइट को जो डिफरेंट प्लेन में से पास करती है, उसको एक प्रिज्म में से, दैट इज मेड अप ऑफ निकोल, एंड निकोल प्रिज्म कौन सा प्रिज्म है, कैल्साइट से बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। ठीक है जी, या हम उसको किसी अच्छे लेंस से पास आउट करवाएं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी लाइट जो है वो वाइब्रेट कर रही है सिर्फ और सिर्फ वन प्लेन में। ठीक है जी, तो जब आपकी लाइट वन प्लेन में ट्रांसफर करती है या वन प्लेन में मूव करती है तो हम कहते हैं आप वो लाइट क्या हो गई है, प्लेन पोलराइज्ड और पोलराइज्ड हो गई है। दोबारा देखें, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या था, डेफिनेशन आपने पढ़ी कि आपके पास एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है जी, अब हमने कहा कैसे रोटेट करेंगे, कि जो नॉर्मल लाइट होती है आपके पास, उसकी एबिलिटी है कि वो डिफरेंट प्लेन्स में जाती है, हर प्लेन में रोटेट, वो वाइब्रेट करती है, मूव करती है। ठीक है जी, जबकि जो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है वो सिर्फ और सिर्फ वन प्लेन में मूव करती है आपके पास। आपने क्या करना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये कि आपके पास क्या, आपने नॉर्मल लाइट दी, नॉर्मल लाइट डिफरेंट प्लेन्स में मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको क्या किया, एक प्रिज्म में से पास करवाया या किसी लेंस में से पास करवाया, तो आपके पास वो लाइट जो डिफरेंट प्लेन्स में मूव कर रही थी वो वन प्लेन में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब आपकी लाइट प्लेन पोलराइज्ड हो गई। आपने रोटेट कर दिया ना लाइट के प्लेन को, एक्सेस को। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, और ज्यादातर जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं, कायरल कंपाउंड्स कौन से, जिनके पास कायरलिटी की तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, और तीसरा आपने पढ़ा था लैक द प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो आपके पास इस फिनोमेना को शो करते हैं। ठीक है, और ये जो ऑप्टिकली एक्टिव है सब्सटेंसेस होते हैं, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है आपके पास, ऑप्टिक वर्ड इज फॉर द लाइट। ठीक है जी, और एक्टिविटी क्या हो रही है कि आपके पास जो लाइट है, सिंपल लाइट दैट ट्रेवल्स इन डिफरेंट प्लेन्स, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, पोलराइज्ड लाइट में। ठीक है जी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, मतलब कि सिंगल प्लेन में कन्वर्ट हो रही है। ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है आपके पास, इसको आप लोग किस तरह मेजर करते हो, एक डिवाइस के थ्रू मेजर करते हो। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन अ कंपाउंड इज डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय मींस ऑफ पोलैरीमीटर। ये आपके पास एक सिंपल पोलैरीमीटर की फंक्शनिंग आपको दिखाई गई है कि कैसे आपकी जो अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट मतलब
सारी डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट हो रही है। इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज मतलब सिंगल प्लेन में। ठीक है जी। तो आप देखिए कैसे इसकी वर्किंग होती है। आपके पास ये एक लाइट सोर्स है, ठीक है जी। इसके आगे हमने एक नॉर्मल लेंस रखा हुआ है आपके पास। यहाँ से जो लाइट हमारे पास आ रही है दैट इज द लाइट दैट वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शन। देखिए ये सारे प्लेन सारे एक्सिस में मूव कर रही है। इसके आगे हमने एक पोलराइजर रखा हुआ है। पोलराइजर मीन अब ये क्या करेगा आपके पास, ये पोलराइजर है जिसमें निकोल प्रिज्म लगा हुआ है आपके पास। ठीक है जी। मेड अप ऑफ कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्साइट का फॉर्मूला है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्रिज्म ये पोलराइजर क्या करेगा आपके पास, कन्वर्ट करेगा आपके पास इस अनपोलराइज्ड लाइट को इन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये देखिए अब लाइट क्या हो गई है, एक डायरेक्शन एक एक्सिस में। ठीक है। ये लाइट आगे से क्या करती है हमारे पास कि हमने एक सैंपल ट्यूब रखी होती है। अब इस सैंपल ट्यूब में मैं क्या करूंगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करूंगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या थी, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये कहती थी कि हमारे पास द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। देखिए जी अब ये लाइट मेरे पास होगी ना पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड है ना, कि मेरे पास पहले लाइट हर डायरेक्शन में थी, उसको मैंने अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में कन्वर्ट किया। अब ये पोलराइज्ड लाइट है, लाइट ऑफ वन पोलराइजेशन प्लेन, पोलराइज्ड लाइट, लाइट ऑफ ऑल पोलराइजेशन प्लेन्स, अनपोलराइज्ड लाइट। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी कहाँ पे मेजर होनी है, वो यहाँ पे मेजर होनी है आपके पास। कि मेरे पास ये जो सैंपल है यहाँ पे पोलैरी ट्यूब के सैंपल में, पोलैरीमीटर ट्यूब के यहाँ पे मैं अपना ऑर्गेनिक सोल्यूशन का सैंपल रखूंगी, और अगर वो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कायरल हुआ, क्योंकि हमने कहा ना कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्यादातर कायरल कंपाउंड से है, तो अगर मेरा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कायरल हुआ इन नेचर, तो वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये देखें ये रोटेट कर दिया ना इसने, रेड से वापस ब्लैक की तरफ चला गया। तो जब वो इसको रोटेट कर देगा देन मैं इसको एनालाइज करूंगी। यहाँ पे आपके पास डिजिटल मीटर्स लगे होते हैं और इसको मैं अपनी लेंस के थ्रू आई से ऑब्जर्व भी करूंगी, इसकी डिजिटल रीडिंग भी लूंगी कि कितने एंगल पे मेरे पास जो मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी उसको इस सोल्यूशन ने रोटेट करवाया है। तो इसका मतलब होगा मुझे समझ आ जाएगी कि जो यहाँ पे मेरे पास अंदर सब्सटेंस पड़ा हुआ है आइदर वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा आइदर टुवर्ड्स क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर उसने रोटेट नहीं किया इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट सोल्यूशन एनालाइजर में वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग को एक दफा रीड आउट कर लेते हैं कि वर्किंग में हमने क्या करना है पोलैरीमीटर की, कि हम लोगों ने सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल की सॉल्यूशन को प्लेस करना है पोलैरीमीटर में। देन देखिए हम लोगों ने पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाया थ्रू अ सर्टेन नंबर ऑफ डिग्रीज। ठीक है जी। अब आपके पास दो तरह के कंपाउंड्स आगे आते हैं आपके पास, कि अगर मेरे पास पहले तो मैंने देखना है कि यहाँ पे जो मैंने सोल्यूशन डाली है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर उसने रोटेट कर दिया आपकी इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, अगर तो इसने रोटेट कर दिया आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को तो मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं किया तो इनएक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव के भी आगे से आपके पास दो केसेस आते हैं कि अगर द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट क्लॉकवाइज, तो मैं कहूंगी मेरा कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द साइन ऑफ पॉजिटिव। और अगर मेरी ये लाइट टू द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है तो मैं कहूंगी मेरा कंपाउंड क्या है, लीवो रोटेटरी है। ये वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है, तो डेक्स्ट्रो लेफ्ट की तरफ करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो दैट इज लीवो रोटेट। आपने आज दो काम करने हैं। पहला आप लोगों ने डिफरेंस लिखना है कायरल और अकायरल सब्सटेंसेस का। दूसरा आपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का डिफरेंस राइट करना है और उसको लर्न करना है। ठीक है जी। और फिर जो हमारे पास
द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन इन डिग्रीज इज रेफर्ड टू एज ऑब्जर्व रोटेशन अल्फा। ये अल्फा क्या है? अल्फा आपके पास जितनी रोटेशन हुई है, ये देखिए रेड और इस ब्लैक के दरमियान में जितना एंगल का डेविएशन आता है उसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करती हूँ कि कितने अल्फा का चेंजेस आया है मेरे पास। तो मेरी पोलराइज्ड लाइट तो ये थी, इसके अंदर जो सोल्यूशन था इसने इसे रोटेट करवाया, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, या वो डेक्स्ट्रो होगी या वो लीवो होगी। ठीक है जी, दैट मेजर जितना चेंज आता है आपके पास, डेविएशन आती है एंगल की, उसको मैं किस टर्म में मेजर करती हूँ? इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आप सबने ने पढ़ा कि कायरलिटी क्या थी, कायरल क्या थे आपके पास मॉलिक्यूल्स, कायरल कार्बन क्या था आपके पास, एसिमेट्रिक कार्बन, और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है आपके पास। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आप लोग इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कि हम कहते हैं जो सब्सटेंसेस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जिनमें कायरल सेंटर होता है, वही आपके पास आपको क्या देते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।